अंशिका पाठक हाजिर हूं इंडिया का सवाल लेकर। कई मोर्चों पर घिरी कांग्रेस को आज एक और ठोकर लगी। वैसे तो कांग्रेस को सबसे बड़ी चोट 2014 में ही लग गई थी, जब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से बेदखल कर दिया था। पार्टी आज तक उस झटके से नहीं उबर पाई है। राज्यों से कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, नेता बगावत कर रहे हैं, पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, हार्दिक पटेल। आज आखिरकार हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया, अलविदा कह दिया। कांग्रेस को यह चोट उस वक्त लगी जब कुछ ही दिन में पहले ही पार्टी के हाल सुधारने के लिए उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, मंथन हुआ और अगले कुछ महीनों में गुजरात में चुनाव भी होना है। ऐसे में हार्दिक का कांग्रेस से जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हार्दिक तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उसके साथ कई सवाल खड़े हैं। क्या चिंतन शिविर से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात, कुछ नेता आज भी पार्टी में ऐसे हैं जो समय समय पर बगावत का बिगुल फूंकते हैं। कांग्रेस की इसी बगावती ब्रिगेड का नाम है G23। उससे पार्टी कैसे पार कर पाएगी? और हार्दिक के जाने के बाद गुजरात कांग्रेस की अगर बात करें तो उनके सामने कैसे कैसे चुनाव और चुनौतियां सामने आती हैं, ये भी देखना होगा। इन सब के बीच हार्दिक पटेल अब कौन सी राह पकड़ने वाले हैं? कहां उनका हार्दिक स्वागत होगा? अपने मेहमानों से हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हार्दिक पटेल ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पाटीदार नेता ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में लिखे अपना इस्तीफा ट्वीट करते हुए हार्दिक पटेल ने लिखा, मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूँ कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे त्याग पत्र में हार्दिक पटेल ने इस्तीफे की वजह बताई। साथ ही गुजरात से लेकर दिल्ली तक के कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस देश हित और समाज हित के खिलाफ काम करती है। कांग्रेस महज विरोध की राजनीति तक सीमित होकर रह गई है। कांग्रेस सीएए, एनआरसी, धारा 370, जीएसटी लागू करने में बाधा थी। राम मंदिर निर्माण के रास्ते में भी कांग्रेस ने बाधा का काम किया। देश संकट में था, पार्टी को नेतृत्व की जरूरत थी, नेता विदेश में थे। हार्दिक ने अपने इस्तीफानामा में विदेश यात्रा को लेकर बिना नाम लिखे राहुल को घेरा। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में हार्दिक ने राहुल पर गुजरात की अनदेखी का भी आरोप लगाया। मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल पर है। हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अधिकार के नाम पर उनके हाथ बांध दिए गए थे। शायद यही वजह है कि कुछ वक्त से वो कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। कई बार वो अपनी नाराजगी खुलकर भी जता चुके थे। लगातार मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा कांग्रेस पर हमले को लेकर कर रहे थे। यहाँ तक कि उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर से भी हार्दिक ने खुद को दूर रखा। पार्टी में रहकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहे हार्दिक के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी, लेकिन ना तो हार्दिक खुलकर बोल रहे थे और न ही गुजरात कांग्रेस के नेता। मगर कांग्रेस के चिंतन शिविर में रही सही कसर बाकी नहीं रही। न्यूज इंडिया से बातचीत में गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु ठाकुर ने इस पर मोहर लगा दी थी। एक हार्दिक पटेल मतलब पूरी पार्टी बन गई। एक हार्दिक को आप पार्टी मानते हो? नहीं, हम नेता मानते हैं। नहीं, आप नेता मानते हो तो नाराजगी है तो हम बोलते हैं आपके मीडिया में। मैं 15 दिन महीने से बोल रहा हूँ कि आइए बातचीत करिए, क्या नाराजगी है बताइए। बताना नहीं और सिर्फ मीडिया में बोलना है तो वो तो उनको तय करना है क्या करना है।
आप हार्दिक पटेल की नाराजगी दूर होगी या फिर वो मतलब रास्ता कहीं और? मैं बोल रहा हूँ कि आइए बैठिए चर्चा करिए, आ नहीं रहे वो क्या करना चाहते हैं वो जाने। गुजरात कांग्रेस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी में विचारधारा के साथ काम करते हैं आदमी, एक कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। शिकायतें चलती रहती है, सबकी रहती है, मेरी भी हो सकती है, दूसरे नेताओं की भी हो सकती है। आपकी तो नहीं। नहीं, लेकिन उसको कम्युनिकेट करने का तरीका क्या है? बेसिकली चीज़ ये है कि आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कहोगे तो समझ में आता है। अब मैं किसी से मीडिया के थ्रू तो बात नहीं कर सकता, और ये मान के चलिए कि कांग्रेस से बड़ा तो मैं भी नहीं हूँ, कोई नहीं है। राहुल जी खुद कहते हैं मैं भी नहीं हूँ। तो कांग्रेस के अंदर डिसिप्लिन ज़रूरी है, और जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, आप पार्टी फोरम पे आके बताओ। और मैं समझता हूँ कि कोई शिकायत किसी की रहती नहीं है इसके बारे में। गुजरात में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और उससे पहले हार्दिक पटेल का इस्तीफा कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो शख्स पार्टी में रहकर लगातार उसकी जड़ें खोदता रहा, धोखेबाजी करता रहा, वो किसी का नहीं हो सकता। उनको कोई अधिकार ही नहीं आरोप लगाने का। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ हो, जिसने केसेस विड्रॉ करवाए हो, जो बीजेपी से कांस्टेंट टच में था और कांग्रेस के किसी अनुशासन को मानने को तैयार नहीं थे, वो क्या अधिकार है उनको कि वो आदमी 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद उसने अपना लाइन बदली, अपने केसेस विड्रॉ कराए, बेईमानी की, कांग्रेस के साथ धोखा किया, कि वो एक डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान ही नहीं है, और वो जहाँ जाएगा उस पार्टी के अनुशासन को भी तोड़ेगा। हाथ का साथ छोड़ने की हार्दिक ने अपनी चिट्ठी में कई वजह बताई, आलाकमान से लेकर देश के मुद्दे तक उछाल दिए। लेकिन हार्दिक की एग्जिट की असल वजह एक पटेल मानी जा रही है, नरेश पटेल, जिन पर कांग्रेस लगातार डोरे डाल रही है, जिसका हार्दिक पटेल विरोध करते आए। लेकिन गुजरात कांग्रेस उनकी एक नहीं सुनने को तैयार है। माना जा रहा है कि नरेश पटेल के कांग्रेस में आने से हार्दिक पटेल को पाटीदार नेता के रूप में उनका दबदबा खत्म होता दिखाई दे रहा था। ब्यूरो इनपुट के साथ आसिफ इकबाल और रवि शराफ की रिपोर्ट। तो लगातार अगर हम देखें तो कई सारे ऐसी वजह हैं जिसके चलते हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। चुनाव सिर पर है, कौन होगा चेहरा, कैसे पार्टी को मैनेज किया जाएगा, कौन से चेहरे के साथ रिप्लेसमेंट किया जाएगा, ये वो तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमानों से चर्चा करें, मेहमानों का परिचय आपको दें। हम एक ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे जिसमें तमाम उन नेताओं के नाम लिखे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस पार्टी, युवा नेताओं के चेहरे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाते हैं कि आखिर वो कौन से नेता है जिन्होंने पार्टी छोड़ा है। तमाम ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी। सबसे पहले देखिए हार्दिक पटेल, जिनका नाम शामिल हो गया है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो नेता है जिन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पार्टी छोड़ दिया है और उन्हें कई जिम्मेदारियां दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसके अलावा जितिन प्रसाद को आप देखेंगे, जितिन प्रसाद के साथ ही आरपीएन सिंह ठीक चुनाव के पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ा और फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। आदित्य सिंह का भी इसमें नाम शामिल है और अशोक चौधरी का भी नाम शामिल है। ये वो लोग हैं, ये वो नेता हैं जो कांग्रेस में लगातार बने हुए थे, लंबे समय से बने हुए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल कुछ चेहरे हो गए हैं। अभी हार्दिक पटेल हालांकि कहीं पर भी नहीं गए हैं, हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया है कांग्रेस से। तो तमाम अहम जो जिम्मेदारियां हैं वो कुछ नेताओं को मिल गई हैं दूसरी पार्टी में, तो कुछ ऐसे हैं जो अभी भी कहीं पर भी ज्वाइन नहीं किए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सुदेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पंकज शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ राकेश जी हैं, राकेश हिरपारा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फिलहाल हम चर्चा करेंगे हमारे खास 3 मेहमानों से और थोड़ी देर में हमारे साथ अजय वर्मा होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले तो मैं सवाल पंकज जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि चिंता है इस वक्त देश में। सबसे पुरानी पार्टी हमारे देश की कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों चिंतन शिविर के बाद भी, G23 जैसी इतनी बड़ी कमेटी होने के बाद भी नहीं उबर पा रही है समस्याओं से? देखिए, हार्दिक पटेल का कांग्रेस छोड़ना इतनी बड़ी समस्या और इतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं है, हाँ। जितना लग रहा है। हार्दिक पटेल की आज की चिट्ठी में और बीच बीच में उन्होंने जो भी बातें कही, उनसे उनके कांग्रेस छोड़ने के पीछे 3 कारण नजर आते हैं। एक, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेता उनकी अनदेखी कर रहे थे और कार्यकारी अध्यक्ष होने के बावजूद न तो उन्हें बैठकों में बुलाया जाता था
और न फैसलों के बारे में उनकी राय ली जाती थी, ऐसा उनका कहना है। दूसरा, हार्दिक का मानना था कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व असली मसलों को लेकर गंभीर नहीं है और गुजरात को लेकर तो एकदम नहीं है। और तीसरा कि शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी बातों को गंभीरता से सुनने के बजाय मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं और जब सबसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस को होती है तो विदेश चले जाते हैं। अगर हार्दिक की कही ये बातें सही हैं तो इस पर कांग्रेस को जरूर विचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि हार्दिक के कांग्रेस छोड़ने के पीछे के समीकरण इतने आसान भी नहीं है। लेकिन हार्दिक कांग्रेस छोड़ने की पृष्ठभूमि बहुत लंबे समय से बना रहे थे। नरेश पटेल का आपने जिक्र किया, एक वो कारण था। अब मुझे ये बताइए कि अभी 9 मई को मुकदमे वापस लेने की इजाजत अदालत ने दी और 9 दिन बाद हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी, तो इसके पीछे आपको एक अंतर संबंध नजर नहीं आता है? दरअसल दिक्कत क्या है कि हार्दिक पटेल जैसे नौजवान जो अभी कुल 28 साल के हैं, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता इतनी गहरी नहीं है कि वो कांग्रेस जैसी पार्टी में लंबे समय तक रहे। उन्हें अपने कैरियर की चिंता ज्यादा है। वो एक ऐसे आंदोलन की ठीक है पंकज जी, मैं इसको विस्तार से आपसे समझूंगी, लेकिन और भी खास मेहमानों से मैं कमेंट ले लेती हूँ पहले, क्योंकि अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजय वर्मा जी, आज तो मैं ये कह सकती हूँ कि लाइट कैमरा एक्शन आप ही की तरफ होना है, क्योंकि जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। चिंतन शिविर का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज और वरिष्ठ नेता तक कई बार सलाह दे चुके हैं पार्टी को कि एक बार वापस से कोऑर्डिनेशन किया जाए, एक बार बैठकर बातचीत की जाए, जिम्मेदारियां बांटी जाए, लेकिन उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। अजय वर्मा जी, हार्दिक पटेल के जाने के पीछे की वजह क्या है और फिर इतना मिसकोऑर्डिनेशन क्यों है पार्टी में? देखिए अंशिका, सबसे पहले तो मेरा सारे पैनलिस्टों को और आप सबको नमस्कार जी। दूसरा, मैं बताता हूं कि बहुत समय से पार्टी में मंथन चल रहा था जब 5 स्टेटों के चुनाव हमारे पीछे खत्म हुए थे और जो रिजल्ट आए थे उस सबके बाद भी देश के हालात और सारी परिस्थितियां चेंज थी उसके बाद भी, तो तब से गुजरात के ऊपर भी मंथन चल रहा, क्योंकि गुजरात और हिमाचल में 2 स्टेट में इस साल चुनाव है, नवंबर और दिसंबर के आसपास। हार्दिक पटेल जी पहले भी साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं। और जब चिंतन शिविर के लिए इनको न्योता भी भेजा गया, लेकिन उसके बाद चिंतन शिविर का इन्विटेशन होने के बाद भी ये चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे। कुछ चीजें होती हैं जो आदमी को सारी चीज तो नहीं मिलती। अब हमको भी 39 साल कांग्रेस की राजनीति करते करते हो गए और हम भी ये चीजें उठाने लगे कि नहीं साहब ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अभी तो उनकी उम्र 28, 30, 32 साल ही है। महत्वाकांक्षी होना चाहिए आदमी को, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अगर वो गए हैं तो उनका अपना कोई निर्णय है, वो कहाँ जाए, कैसे जाए, किस पार्टी में जाए या निर्दलीय रहे। नहीं, हमने जब उनको लिया, मैं पूरी कर रहा हूँ, जब हमने उनको लिया पूरे सम्मान के साथ पार्टी में लिया और बहुत से बड़े सीनियर लोगों को इग्नोर करते हुए उनको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी जैसी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी हमारी पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारी टीम ने, कोर कमेटी ने, वहां के प्रभारी ने। अब उनको क्या ऐसा लगता है, उन्हें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, ये तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जब हमारा ये चिंतन शिविर के बाद अब एक रणनीति जो तय हुई है कि पहले तो कोशिश होगी कि सब लोग जितने ज्यादा से ज्यादा हम मना सकते हैं कि उसके कांग्रेस की नीतियों के तहत, कांग्रेस के जो हमारे सिस्टम्स है उसके तहत, पहली कोशिश तो हमारी हाईकमान की हो, स्टेट लेवल पे हो, दिल्ली से हो, अदर से वो करेंगे। और उसके बाद भी कोई अगर जा रहा है तो देखिए जबरदस्ती तो किसी को रोकना हो इसलिए उचित नहीं है, वो चाहे मैं ही हूँ या कुछ और हूँ। लोग आते हैं, जनाते हैं, देखिए रोका तो किसी को भी नहीं पार्टी ने, अभी तक तो ना जाने कितने ही नेताओं ने छोड़ दिया, रोका तो किसी को भी नहीं गया। हालांकि वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। आपका कहना है कॉल किया गया आपके पास से, रोका गया? हम लोगों की प्राथमिकता ये रहती है, चाहे वो देखिए कांग्रेस में एक बड़ी बात ये है कि यहाँ एकल स्वामित्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पार्टी प्रधान है, यहाँ व्यक्ति प्रधान नहीं है। वहां तो केवल ये वन मैन शो है देश का।
हमारे यहाँ सबको सुना जाता है, सबकी चली जाती है। सुदेश रातमाल वर्मा, मिलने न ठीक मिलने है का अजय जी, मैंने आपको बहुत समय दे दिया, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, हमारे और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सुदेश जी, अभी आप सुन रहे होंगे अजय वर्मा जी को, क्या कहना था कि यहाँ पर ओनली वन मैन का काम चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक साथ मिलकर काम किया जाता है। हार्दिक पटेल का हार्दिक स्वागत कौन करेगा सुदेश जी? सुदेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज अनम्यूट करें, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी अंतिका जी, आई एम सॉरी। बोलिए। चिंतन शिविर जो था ये हमारा कॉन्सेप्ट होता था, इन्होंने ले लिया, चिंता नहीं कर पाए। कॉन्सेप्ट ले लेने से वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। अब ये भी बोलने लगे कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे आयाम पर ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए इन्होंने, क्योंकि आपको जब जज करेंगे हम, आज मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो आपने जो कहा था उसके बेसिस पर है। अल्पेश ठाकुर जब आपके पास आए थे तो मीडिया ने प्रोजेक्ट किया कि बहुत बड़ा ओबीसी लीडर क्रिएट हो गया, अब कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी। अल्पेश ठाकुर कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। हार्दिक पटेल आपके पास कहते बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी, पटेल कम्युनिटी के नए नेता पैदा हो गए, युवा के, तब आपने बोला था, हमने नहीं बोला था। नहीं तो अच्छा, मैंने एक सवाल आपसे किया कि हार्दिक पटेल का हार्दिक स्वागत कौन करेगा, आपको क्या लग रहा है? आप अपना कमेंट दीजिए इस पर। ये तो हार्दिक पटेल जी पर डिपेंड करता है ना, के पास ऑप्शन हमेशा है। आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन है। अब बीजेपी अगर आना चाहेगी तो बीजेपी सोचिए, बहुत कुछ उन्होंने बोला है, सारे मामले पर क्या जवाब देंगे? बीजेपी किसी को अनटचेबल तो मानती नहीं। सवाल से मुझे लग रहा है आप सर खुजलाने लगे, कंफ्यूज हो गए आप, क्या बोलूं? हम अनटचेबल नहीं मानते। नाम तो ले लिया, आप अपना नाम नहीं ले रहे कि हम भी कर देंगे स्वागत। हम किसी को अनटचेबल नहीं मानते, और जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उन्होंने दिखाया है वो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, ये मैं बोल सकता हूँ। अगर वो सीए पर वो बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, मंदिर पर वो बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। अब पॉलिटिकल होगा या नहीं, चलिए ठीक है। राकेश जी, हार्दिक पटेल का हार्दिक स्वागत कौन करेगा? देखिए सुदेश जी तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी एक ऑप्शन है। बिल्कुल, हम तो पहले से बोल रहे हैं कि जो भी कोई भी सज्जन व्यक्ति हो, अगर वो गुजरात के हक की आवाज बनना चाहता है, गुजरात के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है भाजपा के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, तो उन सभी लोगों का, उन सभी सज्जनों का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। और साथ साथ गुजरात की जनता जो सोचती है और आम आदमी पार्टी उसको हमेशा से बोलती आई है, वो चीजें आज हार्दिक पटेल ने गुजरात के सामने और देश के सामने रखी है कि जो कांग्रेस की निष्क्रियता है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसके अंदर जो गंभीरता का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है, और बहुत ही गंभीर जो आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के जो नेता है वो भाजपा से अपने आर्थिक लाभ उठाते हैं, और बहुत सारे ये प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, और यही बात गुजरात की जनता भी सोचती है, समझती है, मानती है। आपने प्रश्न की बात की है कि हार्दिक पटेल ने वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो उठाए हैं पार्टी पर, हमारे पास ग्राफिक्स भी है, हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे दर्शकों को भी कि आखिर हार्दिक पटेल क्यों गए पार्टी छोड़कर, क्या वजह थी। तो ग्राफिक्स के जरिए एक बार मैं कहूंगी कि जरूर दिखाएं कि आखिर हार्दिक पटेल क्यों गए और क्या कुछ उनके आरोप थे। देखिए हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस देश हित और समाज हित के खिलाफ काम कर रही है। गुजरात कांग्रेस के नाम भर के कार्यकारी अध्यक्ष थे। हार्दिक क्यों गए आखिर, ये आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। गुजरात कांग्रेस में ज्यादा पूछ नहीं थी, यानी कि हार्दिक पटेल का यह कहना है कि जो आला कमान थे, जो नेतृत्व है, वो गुजरात पर ध्यान नहीं दे रहा है, संगठन का हार्दिक को साथ नहीं मिला। हार्दिक अकेला महसूस कर रहे थे, संगठन का साथ उन्हें नहीं मिल रहा था, आला कमान से सीधी बातचीत नहीं थी। कई बार हार्दिक पटेल ने इस बात का जिक्र किया है कि हमारी समस्याओं पर ध्यान दें, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली के उपराज्यपाल का इस्तीफा सामने आया। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल का इस्तीफा, एलजी अनिल बैजल का इस्तीफा। अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, एलजी अनिल बैजल का इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा है। दिल्ली के उपराज्यपाल का इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया है, अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, लेकिन उन्होंने इस्तीफा अपना राष्ट्रपति को भेजा है।
तो अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को जो इस्तीफा भेजा है, इस बारे में जानकारी मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि अनिल बैजल ने फिलहाल इस्तीफा भेजा है। नवनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत, क्या जानकारी मिल रही है? अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा है। देखिए, बिल्कुल शुरुआती जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपना इस्तीफा सौंपा है, राष्ट्रपति को भेजा है, लेकिन उनके इस्तीफे को अभी स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कुछ निजी कारणों की वजह से अपने इस्तीफे को जो है राष्ट्रपति के पास भेजा है उपराज्यपाल अनिल बैजल ने। लेकिन अभी हालांकि जो शुरुआती जानकारी है, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि कुछ निजी कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई औपचारिक जो बयान है वो किसी का भी नहीं आया, ना ही औपचारिक कोई घोषणा की गई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनिल बैजल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा है। वो स्वीकार होगा या नहीं, ये थोड़ी देर में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा जो है अनिल बैजल की तरफ से भेजा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा है, अभी स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ही देर में पुख्ता जानकारी मिल जाएगी। तो एलजी अनिल बैजल का इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा है। दिल्ली के उपराज्यपाल का इस्तीफा हालांकि अभी तक मंजूर नहीं किया गया है, कुछ निजी कारणों के चलते इस्तीफा दिया गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया थोड़ी देर पहले कि कुछ निजी कारण हैं जिसके चलते अनिल बैजल ने यह फैसला किया और इस फैसले के तहत उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा है। लेकिन अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। हालांकि एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं वो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। तो ये बड़ी खबर थी, लेकिन लगातार इंडिया का सवाल में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि वो तमाम नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हार्दिक पटेल के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा भी रहे थे कि आखिर वो वजह क्या थी, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया। अजय वर्मा जी, देखिए, हार्दिक पटेल ने कुछ चीजें ट्वीट की हैं, वो ट्वीट आपने भी पढ़ा होगा और मेरे ख्याल से अब तक सब पढ़ चुके होंगे। उस ट्वीट में ये लिखा गया है, कांग्रेस देश हित और समाज हित के खिलाफ काम कर रही है, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। कांग्रेस महज विरोध की राजनीति तक सीमित होकर रह गई है, ये भी आरोप लगाया है। कांग्रेस सीएए, एनआरसी, धारा 370, जीएसटी लागू करने में बाधा थी, ये बड़ी बात हार्दिक पटेल की। राम मंदिर निर्माण के रास्ते में भी कांग्रेस ने बाधा का काम किया है। देश संकट में था, पार्टी को नेतृत्व की जरूरत थी, नेता विदेश में थे। यानी कि हार्दिक पटेल ने सीधे ये कहा है कि हम पर ध्यान ही नहीं था। देखिए, हार्दिक पटेल की व्यक्तिगत सोच को और इनके लेटर को तो मैं क्या इसके बारे में मेरी क्या टिप्पणी कहूंगा, लेकिन जब तक ये कांग्रेस में थे सारी चीजें ठीक थी। अब जैसे ही कहीं दूसरी पार्टी में जब जाने की स्टेज आती है तो आप इतिहास उठा लीजिए, आजादी से लेकर आज तक का जितने नेताओं ने भी पार्टी बदली है, वो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोपण के दौर से गुजर के जाते हैं और करते हैं और चिट्ठी लिखते हैं और सारी चीजें करते हैं। ये कोई नई चीज नहीं। गुजरात में जहां तक सवाल है, जब पीछे एक चर्चा थी कि बीजेपी भास्कर में एक न्यूज भी छपी थी और वो भी सूत्रों से चर्चा थी कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल सहित 60 लोगों को बदला जा रहा है, क्योंकि 25 साल हो गए। एक तो एंटी इनकम्बेंसी और देश के जो वर्तमान हालात है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जो हर स्टेट पे आरएसएस और बीजेपी की नीतियों से लेवल लड़ सकती है। और पार्टियां बहुत हैं, लेकिन उन क्षेत्रीय पार्टियां अपने एक स्टेट में या 2 स्टेट में कर रहे हैं। और मुद्दे की जहां तक सकती है, लड़ती क्यों नहीं है, मेरा सवाल ये है। तो जा रहा हूं, हम लोग उसी की रणनीति के तहत एक चिंतन शिविर अक्सर करते आ रहे हैं। उदयपुर के चिंतन शिविर में भी इसी रणनीति पर विचार किया गया कि आखिर हम में क्या कमियां हैं कि इतनी सारी देश में हालात खराब होने के बाद भी महंगाई उच्चतम स्तर पर, खुदरा महंगाई उच्चतम स्तर पर, कोयला सर्वोच्चतम स्तर पर, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, छोटा व्यापार, मतलब सारी चीजों के हालात के बाद भी आखिर वोट क्यों नहीं मिल रही है, जबकि सारी चीजें हम जनता के बीच ले जाते हैं, बताते हैं किस चीज में। अजय वर्मा जी, वोट तो जनता दे देगी, लेकिन चेहरा तो आपके पास होना चाहिए ना। 2014 से 21 तक में लगभग 300 से 400 नेता छोड़कर चले गए पार्टी से, आपको इस बात की भनक है? हमारी नेता सोनिया गांधी
मजबूती के साथ 177 से ज्यादा सांसद भी बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, 4 मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर आए जब। हाँ नहीं, और क्या बीजेपी के पास अपना कुनबा कहाँ था? तो हम लोगों को लेकर तोड़फोड़ करके इन्होंने किस तरह से मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिराई, गोवा की गिराई, अरुणाचल की गिराई और कर्नाटक की गिराई। नहीं, आप इनकी नीति और नियत देखिए। आप इनकी नीति जो भी हो, मेरा सवाल आज मुझे इस बात को कहने में बहुत दुखी महसूस हो रहा है कि इतनी पुरानी पार्टी आज ये कहती है कि हमें तोड़ दिया जा रहा है इतनी आसानी से। आप मजबूत क्यों नहीं है? अगर हम देश में रामराज है और अगर हमारा ताला खुला रह गया तो डकैती डाल लेंगे क्या? लोकतंत्र की हत्या कर देंगे क्या? लोकतंत्र को समाहित करके खत्म कर देंगे क्या? सुदेश जी, मैं जवाब दूं? बिल्कुल सुदेश जी। बहुत गलत बात इन्होंने बोल दिया। अजय वर्मा जी सम्मानित व्यक्ति हैं। अरे कोई चोर है क्या कोई कि आप ताला बंद करके रखोगे? डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, जिसको जिस पार्टी में जाना होगा जाएगी। आप कंटेंट नहीं कर पा रहे हैं। हार्दिक पटेल के बारे में आज बोला पंकज जी ने कि नए हैं, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं हो पाया। आप ये बताइए, इस बात को आप जारी रखिएगा और अपनी बातें इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि देखिए आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस में मचा है बवाल और मैं लेकर आई हूं इंडिया का सवाल। जी हां, इंडिया के सवाल में आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि हार्दिक पटेल जो कि पार्टी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस छोड़ चुके हैं, और अब आगे क्या होगा, आगे क्या रणनीति तैयार की जाएगी, आगे पार्टी की तरफ से कैसे चिंतन मंथन किया जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुदेश जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अजय वर्मा जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ पंकज शर्मा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और राकेश हिरपारा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार जुड़े हैं। सवाल ये हो रहा था सुदेश जी कि आरोप आप पर है कि आप पार्टी तोड़ते हैं, आरोप आप पर है कि आप ही चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं। आखिर ये आरोप क्यों? और देखिए कितने हार्दिक पटेल ऐसे आएंगे, क्योंकि मेरे पास तो पूरी लिस्ट है कि कितने लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और कितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया है। देखिए ये कहना बहुत बेमानी होगा और बहुत इंसल्टिंग है, आपत्तिजनक है कि अपने ही आप कलीग्स को, जो आपके राजनीतिक कलीग्स हैं, आप बोल रहे हैं हमने घर खुला छोड़ दिया तो भाजपा लेके चली गई। अरे ये सब कहना सही नहीं है। देखिए हमारा काम नहीं है कांग्रेस को चलाना, हम कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस को तो हम बंद करेंगे। ये तो हमारा मानना है कि कांग्रेस जो रिप्रेजेंट करती है, कांग्रेस को वाइंड अप कर देना चाहिए। आप बताइए, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं, माधवराव सिंधिया निकलते हैं, हमें एक सरकार मिलती है मध्य प्रदेश में, हेमंत बिस्वा निकलते हैं आसाम में, हमें बहुत जगह सरकार मिल जाती है। तो आप अपने लोगों को नहीं संभाल पाते, आपके पास समय नहीं है, आपको बाहर जाके ट्रीटमेंट लेना होता है, रिफ्रेशमेंट लेना होता है, आप राजनीति को सीरियसली नहीं लेते। इसे भाजपा का क्या दोष है ये बताइए। अजय वर्मा जी से, लेकिन इस बीच पंकज शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पंकज शर्मा जी, एक तरफ क्या कहा जाता है कि कांग्रेस का ध्यान जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के उन पर नहीं है, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि युवाओं पर नहीं है। वरिष्ठ नेताओं पर ध्यान दो तो युवा चले जाते हैं, युवाओं पर ध्यान दो तो वरिष्ठ नेता नाराज हो जाते हैं। सुनील जाखड़ को देख लीजिए, वो भी अभी हाल ही में पार्टी छोड़कर चले गए। क्या हो रहा है ये पंकज जी? नहीं, कांग्रेस तो नौजवानों को भी पूरी अहमियत देती है। देखा नहीं आपने कि हार्दिक पटेल को 26 साल की उम्र में गुजरात प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। हाँ। उनको आए पार्टी में 1 साल 1.25 साल हुआ था। 1.25 साल में किसी पार्टी में आप उसके प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएं, इससे बड़ा मौका क्या मिलता है? आज हार्दिक पटेल कुछ भी कहें, ये वही हार्दिक पटेल है ना जो 2019 के चुनावों में नरेंद्र भाई मोदी को दिल्ली में बैठा यमराज बता रहे थे। आज यमराज की गोद में खुद जाकर बैठने के लिए इतने को उत्सुक हो गए हैं। वही मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले अंशिका जी आपसे कि ये जो नए लोग हैं जिनकी वैचारिक परिपक्वता, वैचारिक प्रतिबद्धता उतनी नहीं है, उतनी गहरी नहीं है, उन लोगों को पार्टी में जल्दी जल्दी इस तरह बढ़ावा देने के ये नतीजे सामने आते हैं। एक ट्वीट हार्दिक पटेल का मुझे याद आ गया जो मैं सेव करके रखी थी। हार जीत के कारण पाले व्यापारी बदलते हैं, विचारधारा के अनुयायी नहीं। लड़ूंगा, जीतूंगा और मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा। यू टर्न क्यों लिया हार्दिक पटेल ने, अजय वर्मा जी? देखिए अंशिका, मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें आप पीछे आपने देखा, अभी सुदेश भाई हमारे बड़े पुराने दोस्त भी हैं, सीनियर हैं, पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, विचारवान भी हैं, विचारधारा भी है। आप लेकिन पार्टी से जुड़े हुए हैं,
आप ये देखिए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जितनी भी और संवैधानिक संस्था है, जैसे चुनाव आयोग चुनाव की डिक्लेरेशन बाद में करते हैं और अमित मालवीय इनके आईटी सेल के हेड पहले सारा प्रोग्राम डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि कहां से संस्थाएं चल रही हैं, क्या प्रोग्राम होता है, उसका डिक्लेरेशन पहले आईटी सेल मेरा कर सवाल देता है। अजय जी ये था कि हार्दिक पटेल ने जब इतना लंबा ट्वीट किया कि मरते दम तक जीऊंगा मरूंगा कांग्रेस में ही, कहाँ उनको अभी थोड़ी देर पहले पंकज जी कह रहे थे कि 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, फिर भी क्यों नाराज? अंशिका, मैं वही तो बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। जिग्नेश मेवाणी को 2500 किलोमीटर दूर की पुलिस एक छोटे से ट्वीट पर उठाकर बंद करके दूसरे मुकदमे में बंद कर देती है। अरे और कोर्ट वगैरह है क्लियरली देश में, क्लियरली कोर्ट है, जुडिशरी है इस देश में कि नहीं? देखिए, असुद्दीन ओवैसी जो है, इनकी बी टीम है, वो मुसलमान करते हैं, ये हिंदू करते हैं, और उसके खिलाफ आज तक इन्होंने उसके किसी भी स्टेटमेंट और उसके भाई के स्टेटमेंट के खिलाफ 8 सालों में ना कोई मुकदमा है, ना 124 है, ना अरेस्टिंग है, और खुली छूट और दे रखी है। और मुझे तो और भी बहुत सारी चीजें जो मैं टीवी पे नहीं कह सकता कि वो भी इनकी तरफ से कनेक्टेड मामला है। मतलब वो अच्छा अजय वर्मा जी, आपको इस बात का पार्टी को इस बात का एहसास कब हुआ कि हार्दिक पटेल नाराज है? क्या आज ही हुआ? नहीं, हार्दिक पटेल की जो पीछे की खबरें चैनलों में भी थी और में भी थी, कभी दिल्ली भी आए थे, चल रही थी। नाराजगी क्या होती है? एक परिवार में 5 लोग रहते हैं तो विचारधारा उन 5 की भी नहीं मिलती है। कुछ वैचारिक मतभेद किसी चीज को लेकर अगर होते हैं तो उसे पहले कोशिश ये होती है कि सुधार लेना चाहिए। एक बार इस चीज को देख लीजिएगा जाकर, मई 2 तारीख जहां तक मुझे याद है, हार्दिक पटेल की डीपी में हार्दिक पटेल की एक फोटोग्राफ और कांग्रेस पार्टी का जो चिन्ह है वो लगा हुआ था, ठीक है। मई 2 के बाद उनकी डीपी चेंज हो गई। उस वक्त भी आपको ये नहीं लगा कि हार्दिक पटेल अगर किसी कारणवश भी नाराज चल रहे हैं या तो बातचीत कर लेनी चाहिए एक बार? अगर ऐसी कोई बात होती तो उनको फिर देखिए, अगर नाराजगी की कोई बात होती तो उनको उदयपुर चिंतन शिविर में जो 430 केवल लोग बुलाए गए उसका न्योता नहीं भेजा जाता। आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं था कि उसमें इनको किया गया था, उसमें उनको विशेष तौर पर हार्दिक पटेल को किया गया। अब अभी पंकज जी कह रहे थे, देखिए लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष तक तो बहुत दूर, एमएलसी एमएलए और पदों पे नहीं रह पाते, चूंकि सबके भाग्य में नहीं होता। पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है, पुरानी पार्टी है, लेकिन क्या कारण आपके लिए ये बड़ी बात है। लेकिन सुदेश वर्मा जी से पूछिए ना कि जैसे ही ज्वाइन कराते हैं पार्टी को सीधा मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना देते हैं। नहीं, कांग्रेस के बहुत लोग आगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ आपको, सत्ता में भागीदारी में हम लोग भरोसा रखते हैं, सबको मौका देते हैं। पास अपना तो आपके नेता कोई बड़ा ऑफर, सुदेश जी कोई बड़ा ऑफर तो नहीं दे रहे अंशिका जी। ये इसलिए बुलाते हैं, इनको उठाइए, लोग कांग्रेस को तोड़ेंगे और उनको तोड़ेंगे। तो आपके पास कार्यकर्ता ही हुई है अजय वर्मा जी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके बारे में डिस्कशन हो, बीजेपी के लोग डिस्कसन हो रहा है। सुदेश जी, नैतिकता का सवाल है, ये डिबेट करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को समझाइए ना, थोड़ा पॉलिटिक्स को सीरियसली ले ले। अब आप देश को तो तोड़ने से बचा लीजिए, अब आप नेता सोशल फैब्रिक खत्म करने पर तुले हुए हैं। इट इज नॉट गुड सुदेश जी। देश की सोशल फैब्रिक हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी को इस चीज पर करने के लिए आप मैं कह रहा हूँ पार्टी तोड़ते रहिए, देश तो मत तोड़िए। अब आपने देश तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ रहा है, अरे देश बहुत मजबूत है और भाजपा के हाथों ही देश का आगे बढ़ेगी। रहे हैं मेरे भाई, यहाँ का जो सोशल सुदेश जी, भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ अगर डिटेल्स निकाले जाएं जो मैंने निकाले हैं, उसमें तो ये देखा गया है कि हेमंता बिस्वा जो कि साल 2021 में असम के 15वें सीएम बने, बीजेपी में 2015 में वो शामिल हुए और 16 और 19 में उन्होंने जोर शोर से प्रचार किया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। एन बीरेन्द्र सिंह का नाम भी इसमें है। 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, ठीक है, 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ा। 15 साल बाद 2017 में गैर कांग्रेस सरकार बनी तो सीएम बने एन बीरेन्द्र सिंह। उसके बाद नेफ्यू रियो की भी अगर हम बात कर ले तो उनको भी मुख्यमंत्री बनाया गया। त्रिपुरा की ही हाल ही में देख लीजिए ना, विप्लव देव को इस्तीफा दिलाया गया और उसके बाद बना दिया गया मानिक साहा को। क्या बड़ा ऑफर दिया गया? क्या ऐसी कोई प्लानिंग है? मतलब ये साफ है जो बीजेपी को बोलते थे ना कि कैडर बेस्ड है तो किसी को मौका नहीं मिलेगा, सबको मौका मिलेगा अगर बीजेपी को मजबूत करने में आप पार्टी के साथ है तो।
आप पार्टी को मजबूत अजय वर्मा जी, ये आपको स्थापित करेगी। इनका नारा लोगों ने है भारतीय जनता सबका पार्टी को साथ, सबका कंट्रीब्यूट किया विकास है, और सबका तो विश्वास। इनकी लेकिन ये भागीदारी है, एक्चुअल वो नारा होनी नहीं है। चाहिए। इनका कांग्रेस की तरह एक्चुअल थोड़ी नारा ना है काम सबका कोई और करे साथ, और आप किसी और सबका को बैठा विनाश के और गांधी बीजेपी फैमिली का का विकास। loyalist है। ये है इनका एक्चुअल अरे नारा। कोई तो रिवाज देखिए, करेगा। दिस इज चिंता द सिंह के लिए भी यही कह रहे एक्चुअल थे। नारा ऑफ द बीजेपी। सुदेश जी का कहना था, अजय वर्मा जी, सुदेश जी कह रहे थे और बीजेपी का विकास। अजय जी, अरे सुन तो अजय जी, लीजिए, सुन सुदेश जी लीजिएगा, कह रहे गाली थे कीजिएगा, कि भारत चिंतन बंद शिविर का बनाते हैं। कॉन्सेप्ट तो ले लिया, कॉन्सेप्ट तो ले लिया, लेकिन वैसा काम कभी नहीं कर पाएगी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चिंतन हार्दिक पटेल ने कर लिया। चिंतन अब बैठे ये किन्होंने देखिए, किया शिविर चिंतन नाम हार्दिक। ये कहते कुछ रहे हैं हमसे। इन्होंने बहुत सारी चीजें हैं, किस पैटर्न पे चल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही चीज कही है कि पार्टी तोड़ लीजिए, आप सरकार बना लीजिए, अरे सत्ता हम ले काहे लीजिए, को तोड़ेंगे भाई, खुद देश आप मत टूट रहे तोड़िए, हैं। देश का आप सोशल फैब्रिक मत कमजोर खत्म करी होने हैं, दीजिए। आप हिंदू टूट रहे हैं, मुस्लिम हमें मत कराइए। कंप्लेंट कर रहे हैं। यहाँ जो भाईचारा बना हुआ है राम हम रहीम आपको में, शाम मजबूत करने शरीफ के लिए थोड़ी ना में, बैठे हैं। अगर वो भाईचारे का भाजपा विश्वास को खत्म मजबूत हो गया करेंगे हिंदुस्तान में, और तो देश इस का हिंदुस्तान को नवनिर्माण बहुत जबरदस्त करेंगे, लॉस होगा संसार में। ट्रांसफॉर्म करेंगे समाज को, इसीलिए हम जर्मन सत्ता में में भी आए यही हैं। हुआ था। ठीक श्रीलंका है। के क्या हाल हुए, राकेश पेरू के जी, क्या हाल हुए, राकेश जी तो बड़े मैं लंबे क्या समय से कंट्रियों का शांत उदाहरण दे बैठे सकता हैं, हूँ। रास्ता आप ही का तो साफ हो गया है, आपके लिए तो रास्ता साफ हो गया है राकेश जी। देखिए, रास्ता साफ होने की बात नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा। अरविंद केजरीवाल जी आप हार्दिक आज- पटेल को पचा आज पाएंगे? गुजरात यहाँ में सब लड़ सर्वे जाएंगे करा- राकेश जी, आपके लिए तो रास्ता साफ हो गया। रास्ता साफ होने की बात ही नहीं है। हमारी आज भी मुद्दों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। आज भी हम गुजरात की जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, खेती के, वही उठा रहे हैं और वही उठाते आए हैं, वही उठाते रहेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप गुजरात के किसी भी युवा से, किसी भी बुजुर्ग से, किसी भी महिला से पूछ लीजिए, किसी भी नागरिक से पूछ लीजिए, तो गुजरात कांग्रेस से वो थक चुके हैं, क्योंकि गुजरात कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है। वो लोग लड़ना ही नहीं चाहते, वो संघर्ष करना नहीं चाहते। उनमें जो उदासीनता है, जो आलस्य है, उससे गुजरात थक चुका है। उनको अब एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनकी देखिए, आवाज बने, निकाय जो चुनाव में उनसे तो बल्ले उठाए। बल्ले आपकी हुई, निकाय चुनाव में तो आपकी बल्ले बल्ले, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव बहुत अलग है निकाय चुनाव से। नहीं, बिल्कुल हम 2022 और आप देखिए कि पिछले 2 साल से गुजरात के लोगों को पूछ लीजिए कि असली गुजरात का जो विपक्ष है कौन है, उनके मुद्दे कौन उठा रहा है, चाहे वो पेपर लीक में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प बनकर गुजरात की जनता की आवाज बनकर उनके लिए लाठियां खा रही है, डंडे खा रही है, जेल में जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। हम लड़ रहे हैं गुजरात के प्रश्नों के लिए, गुजरात के जो मुद्दे हैं उनके लिए। कांग्रेस क्या कर रही है? यही निष्क्रियता है, यही उदासीनता है, इसकी वजह से लोग कांग्रेस से नाराज हैं। अजय वर्मा जी, फिर सवाल आप पर उठे, कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए अंशिका, गलत बयानबाजी से कुछ नहीं होता। हाँ। जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो हम 82 सीट जीते थे और किस तरह से 17 सीट हराई गई चुनाव आयोग और वहां के प्रशासन ने। पूरे देश को पता है, मेरे पास भी आंकड़े, मैंने भी शिकायत की चुनाव आयोग में जाके, किस तरह से हराई गई। आती हूँ सुदेश जी, एक सेकंड। नहीं, मैं 1 मिनट इनको बताता हूं। हाँ, जी अपनी बात पूरी करिए। कि साहब मुख्य विपक्षी पार्टी, हमें इनके कितने विधायक हैं गुजरात? जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, वहां 23 में चुनाव हो जाएंगे, 22 में, तो जब इनके कितने विधायक हैं आपके? हाँ, इनकी लॉटरी लकीली कह लो या कोई भी कारण कह लो, 25-30 सीटें ये वहां के निकाय चुनावों में जीत गए हैं। तो इसका मतलब ये गुजरात इनका हो गया। कांग्रेस ने कहीं दिखती नहीं है ना मुद्दों पे। हर मुद्दे की लड़ाई होती है, महंगाई हो, रोजगार का मुद्दा हो, व्यापार का मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो, संसाधन मुद्दे हो, अपोजिशन का मामला हो, सब पर कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ लेवल पर मजबूती से लड़ाई लड़ता है। हम मुद्दे उठाते हैं, देश करते हैं, लेकिन जब देश को आप समझ नहीं रहे, संसाधन बेचे जा रहे हैं, फुट बोला जा रहा है, और ये किस चीज पे हम मेरा प्रश्न मैं आम आदमी कैसे से यही है। कर लूं? वो आम आदमी के लीजिए, प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे एक मेरा शेर- प्रश्न है कि हार्दिक पटेल ने जो मुद्दे उठाए हैं, नहीं अजय जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले, आप एक शेर जो मार रहे थे उन्होंने क्या? कहा, हाँ, एक शेर में हाँ, कहना चाह रहा हूँ। अजय जी के शेर से आप नहीं बच पाएंगे। देखिए, ये बहुत फेमस है, शायरी वायरी के लिए अपनी बात ऐसे रख देते हैं चुटकियों में शेर मारकर। बताइए अजय जी। देखिए, शेर सुन ले जरा कि अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए, चेहरा तो वही नजर आएगा जैसा है। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है, जो आप है वो सबको पता है, आप बदलते रहिए। सुदेश जी, मैं बोलूं? कितने आईने बदलेंगे, देखिए, चेहरा तो वही नजर आएगा।
मेरा राकेश जी के लिए दो प्रश्न है। एक तो ये कि हार्दिक पटेल ने जो मुद्दे उठाए हैं, एनआरसी की बात की, सीए की बात की, मंदिर की बात की, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल मुद्दे उठा रहे हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ा है? क्या वो हार्दिक पटेल का साथ आइडियोलॉजिकल नहीं उठा रहे, वो बीजेपी के मुद्दे उठा रहे हैं और 99% उनको ऑफर है बीजेपी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल जी पचा पाएंगे? तो सिद्धू का क्या हर्ष हुआ आपने देखा? इन दो मुद्दे जो है वो आम आदमी पार्टी को डिसाइड करने पड़ेंगे। ठीक है पंकज जी, अब इस चीज को कैसे समझा जाए? भारतीय जनता पार्टी में 4 ऐसे बड़े नेता आए जो सीधा सीएम बन गए, ठीक है, तो इसको क्या कांग्रेस की विफलता समझी जाए कि वो इन नेताओं के कैपेबिलिटी को नहीं पहचान पा रही है, जिम्मेदारी सही से नहीं दे पा रही कांग्रेस पार्टी, या फिर ये कि बीजेपी अपने स्ट्रेटेजी के वजह से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहती है? पंकज जी, इसको कैसे समझा जाए? इसको ऐसे समझा जाए अंशिका जी कि ये भारतीय जनता पार्टी का साम दाम दंड भेद, छल प्रपंच और उनके भीतर नेतृत्व को लेकर जो खोखलापन है, अपने पास ऐसे लोग ही नहीं है कि जिनको ये प्रमोट करके बनाएं। बाहर से लाते ही अचानक किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, 20-20 लोगों को मंत्री बनाते हैं। तो इनको अपना जो राजनीतिक नेतृत्व का दिवालियापन है उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसको इस तरह समझने की जरूरत है। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया से नहीं हो रहा है, ये लूटपाट की प्रक्रिया से हो रहा है, जो पूरे देश की राजनीति के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सुदेश जी, देखिए बहुत बड़ा सवाल है ये कि आपके पास अपने चेहरे नहीं है, आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चीजों को तोड़ रहे हैं। जिस पार्टी के पास 24-25 करोड़ कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी को पता है कि नेता कैसे बनाया जाता है, उस पार्टी को आप बोल रहे हैं कि हमारे पास नेता नहीं है। लेकिन हर वो व्यक्ति जो राष्ट्र के मुख्य धारा की राजनीति करना चाहता है, भारत को मजबूत बनाना चाहता है, भाजपा को मजबूत बनाना चाहता है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम पॉलिटिकल इंटचेबिलिटी में विश्वास नहीं रखते। वो कांग्रेस में हो या किसी भी पार्टी में हो, अगर हमारे विचारधारा को स्वीकारता है वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। इसमें किसी को बुरा क्यों लगता है? अजय वर्मा जी। अंशिका, इस देश के प्रधानमंत्री श्री अमित शाह जी और इस देश के गृह मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उल्टा बोल रहे हैं आप। अरे मैं नहीं उल्टा बोल रहा, ये देश के लोग बोल रहे हैं। ये आसाम के मुख्यमंत्री ने बोला ये देश अब बदलाव चाहता है, मैं तो उनकी भाषा बोल रहा हूँ। आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए? ये आसाम, हाँ वो चाह रहे हैं। ये जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बदले हैं विप्लव देव, ये भी नजदीक पहुंच गए थे अमित शाह के बहुत। अब एक दूसरी लहर वहां उठ रही है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाइए, नरेंद्र मोदी जी को वहां कर दिए। तो लड़ाई यहाँ शुरू हो रही है, इसलिए विप्लव देव को ये हवा आप तक पहुंचेगी नहीं। नहीं, अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं। कांग्रेस का शगुफा है, वो कांग्रेस शगुफा नहीं है। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। डे ड्रीमिंग करिए, कोई मैं आसाम के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको। चाहते हैं तो राहुल गांधी जी को संदेश दीजिए कि कार्यकर्ताओं से आसाम के मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट आपको भेज रहा हूँ, वो सुन लेना इनको। आप मेरी सुन लीजिए, मैं पूरी तो कर दूं। ठीक है, अजय वर्मा जी को बोलने दीजिए। आज अजय वर्मा करते हैं, आज अजय वर्मा जी को बोलने दीजिए। देखिए, क्योंकि अजय वर्मा जी को बोलना बहुत जरूरी है। कहीं तो बोले कांग्रेस पार्टी, कहीं तो सुनने को मिले। अंशिका जी, मैं जो ये बता रहा हूँ कि जब इनाम दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार गिरा के तोड़ के उनको विमानन मंत्री बना के, और इनके पास नेता नहीं थे, फिर यूपी में जतिन प्रसाद को बुला के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। अब और सुन लीजिए, अब आप आरपीएन सिंह को राज्यसभा का बनाकर ये कैबिनेट मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं भारत सरकार में। आप कहेंगे आपको कैसे पता? ये गुप्त समझौता हो चुका है पूरे मुझे तो लग रहा है सुदेश जी को कम और अजय जी को ज्यादा पता है। कहीं अजय जी हार्दिक पटेल को लेकर कयास लगाया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल आप ही का चेहरा मैं कहीं और देखूं। हार्दिक पटेल भी बीजेपी में जा रहे हैं, ये भी नोट कर लीजिए। मैं भी आपको 7 दिन पहले बता रहा हूँ, फिर बैठेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अजय जी आपने ये कह दिया कि हार्दिक पटेल जाएंगे बीजेपी में। सुदेश जी, आपको पता था? इन्हें पता अच्छी तरह से पता है, तो तैयारी वहीं से ही चल रही है। ये तो पूरी बातें पता है जो हम लोग को नहीं पता है। सुदेश जी तो हार्दिक पटेल का सुदेश जी तो हार्दिक पटेल की जिम्मेदारी तो राकेश जी को दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। वो तो इनका एक तरीके की रणनीति के तहत काम करते हैं। ये जब अब देश में बदलाव की मांग है,
बदलाव बहुत जरूरी है, तो बदलाव आ जाएगा, आप निश्चित रहिए। जनता ही बदलाव कर देगी और बीजेपी के ही लोग बदलाव कर देंगे। अजय जी, जितने बार आप कह रहे हैं ना हार्दिक पटेल बीजेपी को चुनेंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे, उतने बार सुदेश जी मुस्कुरा रहे हैं। आप क्या, ऐसी क्या बात है? नहीं, हमें लग रहा है कहीं अजय जी खुद तो नहीं बीजेपी की ओर मुख कर रहे हैं। देखिए, ऑफर तो इनके यहाँ से अजय जी ये बड़ी बात कह दी सुदेश जी ने कि कहीं ऐसा तो नहीं आप खुद भी जा रहे हैं। मेरी आप समझे नहीं, बीजेपी और ये कांग्रेस और बसपा सपा तो सब बाद में, सबसे पहले तो हम भाई भाई हैं। सुदेश जी के पास पर्सनल वैसे चलाऊंगा मैं, पार्टी की नीतियां तो अपनी अपनी है। ये अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए ये चिंता की बात है और चिंता अगर है तो इसको किसी ना किसी तरह सुलझाने की तो जरूरत है ही अजय वर्मा जी, क्योंकि पार्टी के, कांग्रेस के ऐसे कई सारे बड़े बड़े नेता हैं, एक्सपीरियंस्ड नेता हैं जो अब पार्टी में नहीं रहे। कपिल सिब्बल का ट्वीट मुझे याद है अजय वर्मा जी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ रहे थे पार्टी, उस वक्त कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया था कि जब सारे घोड़े चले जाएंगे तब क्या नींद खुलेगी। ऐसा नहीं है, अभी जहां पीछे बहुत सारी चीजों पे इसी का मंथन हुआ है, नई सारी चीजें आपके सामने इस महीने में सारी नीति रणनीति और उसका क्रियान्वित जो होना है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। देश में हम स्टेट वाइज, बूथ वाइज, प्रदेश वाइज, जनपद वाइज, शहर वाइज हम किस तरह से क्या करने जा रहे हैं और कैसे जनता के साथ अपने उस संवाद को कायम रख के और देश को टूटने से, देश को बिकने से, देश को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं। अभी तो काफी सालों तक इंतजार करना पड़ेगा अजय जी, दिलवाना चाहते हैं, बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। रोजगार दिलवाना चाहते हैं, व्यापार दिलवाना चाहते हैं, जनता आपके दिलवाना साथ चाहते हैं, पेट्रोल डीजल महंगा कराना चाहते हैं। और देखिए रुपया जो मार्गदर्शक मंडल में पहुंच गया है ना, अब ये उम्मीद है कि अगर इसी तरह से बढ़ता गया तो 94 रुपए पहुंच जाएगा। ये ठीक है राकेश जी, इन्हीं मुद्दों को आप भी उठा रहे थे कुछ देर पहले और आप कह रहे थे कि ये जो मिसकोऑर्डिनेशन है कांग्रेस पार्टी की, इन्हीं वजहों के चलते जो तमाम नेता हैं वो नाराज होते हैं और पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। मेरा सवाल कर्नल अजय कोठियाल के बारे में, क्या हुआ उन्हें? अजय कोठियाल जी ने देखिए कोई नेतृत्व पे सवाल नहीं उठाया है। उन्होंने जो इस्तीफा दिया वो इसीलिए दिया है कि उनको लगता है कि वो राजनीति में फिट नहीं है। उन्होंने ना कोई नेतृत्व पे सवाल उठाया है और वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग भी नहीं करते थे। सीधे एक भारत माँ की सेवा कर रहे थे, वहां से निवृत्ति लेकर उनको लगा कि वो राजनीति में भी लेकिन ये तो उन्होंने भी कहा था कि वो अकेले वन मैन आर्मी बनकर काम कर रहे थे, वन मैन आर्मी के रूप में वो काम कर रहे थे उत्तराखंड में चुनाव के पहले। और जब यहाँ पर इलेक्शंस थे तो हमने देखा पंजाब में अरविंद केजरीवाल के कितने राउंड लगे। नहीं, अजय जी ने देखिए चुनाव में भी बहुत मेहनत की, संगठन ने भी उनको बहुत सहयोग किया, नेतृत्व ने भी बहुत सहयोग किया, लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए हो सकता है कि उनकी वजह से, उनका राजनीतिक अनुभव नहीं, उनको निराशा हुई हो, आसपास के उनके दोस्तों ने, उनके सहयोगियों ने कहा हो कि वो राजनीति के लिए फिट नहीं है, इसलिए उन्होंने हार्दिक पटेल की तरह ओपनली उन्होंने आरोप नहीं लगाए। हाँ चलिए ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है अजय वर्मा जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या कोशिश की गई पार्टी की तरफ से हार्दिक पटेल से बात करने की? देखिए अब आपने देखा लेटर भी आ गया है, हमारे तो यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको ये लगता है अभी भी कोई चीज है तो हमारे हाईकमान की तरफ से ना कभी मने था, ना है, ना होगा। अब वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो बेहतर रूप से मैं हार्दिक पटेल साहब को मोबाइल करूंगा, मैं बात करके भी आगे क्या है कैसे, और भी लोगों की बात। ठीक है, 30 सेकंड में राकेश जी आपकी तरफ से बात करने की कोशिश की गई? देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष है गोपाल इटालिया जी, उन्होंने आगे भी कहा था कि कोई भी अगर सज्जन साथी है जो आम आदमी पार्टी में आना चाहता है तो उनका खुले दिल से स्वागत है। ठीक है, यानी कि स्वागत है खुले दिल से। सुदेश जी फिर मुस्कुराएंगे आप जब बोलेंगे कि बीजेपी में शामिल होने वाले हार्दिक पटेल। अजय वर्मा जी बोल देंगे तुरंत। 30 सेकंड। देखिए बीजेपी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, अगर किसी की आइडियोलॉजी हमारे आइडियोलॉजी के बहुत नजदीक है तो वो समाहित हो सकता है। आपकी आइडियोलॉजी जब भी बनती है, जब आपकी तरफ से ऑफर जाता है, आइडियोलॉजी पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। चलिए ठीक है, कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करेंगे। पंकज जी लास्ट कमेंट आपसे। हाँ ठीक कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फिरका परस्ती की वैचारिक प्रतिबद्धता जो भी रखे, समाज को बांटने की जो भी वैचारिक प्रतिबद्धता रखे, भारतीय जनता पार्टी में उसका दोनों हाथों से स्वागत है और बड़ा से बड़ा पद उसके लिए तश्तरी में पेश करने को ये तैयार है। यानी कि ये समझा जा सकता है कि जो पिछले कुछ सालों में हमने स्ट्रेटेजी देखी बीजेपी की
कि कोई बड़ा ऑफर देते हैं और नेता आ जाते हैं यहाँ पर, क्या पता ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी अप्लाई की जाएगी? कोई डाउट पंकज जी, जी ऐसा ही कुछ होगा? नहीं, एक और भी ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का। बहुत से लोगों को लेते वक्त तो बहुत ललक के लेते हैं और बाद में डंप कर देते हैं, बिल्कुल किनारे कर देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर वापस फिर अपनी मूल पार्टी में आ गए, और इन्होंने तो अपने ही लोगों को इस तरह किनारे किया। पूरा मार्गदर्शक मंडल हमारे आपके सामने कई वर्षों से है। तो ये नहीं है, जो इनके प्रिय हैं, जो इनके चहेते हैं, जो इनके पर्सनल प्रेफरेंस में हैं, वो आगे बढ़ेंगे, बाकी लोग किनारे रहेंगे। ठीक है पंकज जी, विस्तार से बताने के लिए कि आखिर राजनीतिक मायने क्या कुछ रहे हैं इस पूरे मैटर के, इस पूरे विषय के, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े। अजय जी बहुत शुक्रिया बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए और चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया सुदेश जी, बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी। और राकेश जी बहुत शुक्रिया शालीनता से जवाब देने के लिए। तो इंडिया के सवाल में आज सवाल यही था कि कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं हार्दिक पटेल, आगे क्या होगा, आगे विकल्प के रूप में किसको देख रहे हैं हार्दिक पटेल, और आगे कांग्रेस पार्टी गुजरात में चुनौतियों का सामना कैसे करेगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।